स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मिसिंग टर्म्स। क्वेश्चन में क्या करा कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 6 दिया है, ये खाली जगह है, 14 है और ये भी खाली जगह है। हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 1 को अगर हम सोल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। हम सिंपल लिख सकते हैं कि जो A1 है वो आपका 6 दिया हुआ है, A2 आपका नहीं है, और A3 जो है वो कितना दिया हुआ है? A3 जो है 14 दिया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही आपका A4 जो है वो मिसिंग है। हमें फाइंड करना है A2 और A4, जबकि हमारा A दिया हुआ है। अब देखिए A3 है, यहाँ पे क्या है आपके पास? A3। तो A3 है, आप सिंपल लिख सकते हो कि A इज इक्वल टू 6, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A और A1 लिखते हैं। A3 जो है वो 14 है। A3 इज इक्वल टू 14। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A3 को A प्लस 2D इज इक्वल टू 14। अगर हम इक्वेशन 1 ही इसको मान लें कि A इज इक्वल टू 6 है, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। A प्लस 2D इज इक्वल टू 14, क्योंकि A3 14 दिया हुआ है और A3 को हमने लिखा A प्लस 2D। अब जो है 14 है, A की वैल्यू क्या है? 6 है। यहाँ पे क्या लिख लिया? 6 प्लस 2D इज इक्वल टू 14। देन 2D इज इक्वल टू 14 माइनस 6। सो 2D इज इक्वल टू, माइनस किया कितना हो गया? 8। D इज इक्वल टू 8/2। D इज इक्वल टू 4। D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। A आपका है 6। D जो है 4 आ गया, A जो है आपका 6 है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है A2 एंड A3। अब आप क्या लिख सकते हैं? A2 इज इक्वल टू A प्लस D। देन A2 इज इक्वल टू, A2 की वैल्यू है A1 A प्लस D, A की वैल्यू है 6 और D है 4। A2 कितना हो गया? 10 हो गया। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? A4। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A4 is equal to A, that is 6 plus 3 into D, that is 4. A4 is equal to 6 plus 4 3 12 and A4 is equal to 18। आपका जो मिसिंग टर्म है वो आपका निकल गया। A2 और A4, एक 10 आया और एक 18 आया। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिसिंग टर्म्स आर 10 एंड 18, या आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपका आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 18। बिल्कुल वैसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे A नहीं है, लेकिन A2 है, A3 है और A4 फाइंड करना है। A नहीं है, ये जो है ये हमारा हो जाएगा A यानी A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो गया A3 और ये हो गया A4। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए A2 इज इक्वल टू क्या है? A1 जो है हमें फाइंड करना है, लेकिन A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस D। और A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। तो A प्लस D इज इक्वल टू आपका, यहाँ पे देख लीजिए कि A1 हमें नहीं दिया, दूसरे क्वेश्चन में A1 नहीं है, A2 दिया हुआ, A2 8 है, तो A प्लस D इज इक्वल टू क्या लिख लिया? A प्लस D इज इक्वल टू हमने 8 लिख लिया। A3 11 है, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D और इसको जो हमने क्या लिख लिया? 11 यहाँ पे लिख लिया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप सोल्व करते हो तो ये माइनस, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया? A कैंसिल हो गया, 2D से D माइनस हो गया, D
ये भी माइनस हो गया, तो d इज इक्वल टू 11 से 8 माइनस हुआ 3 हो गया। तो d की वैल्यू हम इक्वेशन a में या 1 या 2 में पुट करेंगे, जैसे a प्लस डी इज इक्वल टू 8 है, तो हमें d की वैल्यू क्या है 3 है, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से a जो है वो निकल के आ गया 8 और 3 उधर जाके माइनस हुआ, तो a जो है वो आपका निकल के आ गया 5। तो a जो है वो 5 है और d है वो 3 है, तो a और d निकल गया। अब यहाँ पे a निकल गया कितना 5, इसको यहीं पे ऐसे पुट कर देंगे। अब आपको चाहिए a4, तो यहाँ पे a और d निकला हुआ है, तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, तो 3 3 जा 9 और 5, आप इसको ऐड करके आप निकाल सकते हैं, 14 आंसर आ जाएगा। Students, yesterday I sent you some questions. Some students asked this question number 5 and question number 11. What is the question number 5? Question number 5 is the 11th term of the sequence defined by an is equal to minus 1 power n minus 1 multiplied by n power 3 is. There are 4 options, then we have to check which option is correct. मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन में बोला है कि ये एक सीक्वेंस है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एक सीक्वेंस है और जिसका ये फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा है कि ये एपी है। अगर ये एपी होता तो हम ए और डी निकालते, ये एक सीक्वेंस है तो हम डायरेक्टली 11th टर्म पुट करेंगे एन के जगह पर और हमारा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, एपी नहीं है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में हमारा एपी आता है, जीपी आता है, एचपी आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये सब जो एपी है यानी फॉर नंबर का जो एक हमारे पास सिस्टम है, तो उसमें एपी जो है वो एक हमारे पास सीक्वेंस है और ये भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए एन। First of all, we will write here an is equal to minus 1 and the power of minus 1 is n minus 1. Here is n power 3, it is in multiply, that is n power 3. What we will find here, हमें 11 टर्म फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे a 11 is equal to minus 1 और n का जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे 11 minus 1 मल्टीप्लाई एन का पावर कितना है 3, तो ये 11 का पावर कितना हो गया 3 हो गया। आप इसको सोल्व करेंगे, ए 11 इज इक्वल टू माइनस 1 और 11 माइनस 1 पावर कितना हो गया 10 इंटू 11 का पावर 3, 11 इंटू 11 इंटू 11। ए 11 इज इक्वल टू, अब आप देखो माइनस 1 का पावर एक इवन नंबर है, तो इसको 1 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 इंटू 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 11 121 मल्टीप्लाइड बाई 11। ए 11 इज इक्वल टू 1 इंटू 121। नाउ 121 मल्टीप्लाइड बाई 11 इट विल बी 1331। 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1331। 1331 को मल्टीप्लाई किया 1 से 1331, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 11th टर्म जो है वो 1331 आ रहा है। तो जो आंसर होगा वो सी जो है वो आंसर करेक्ट है। आंसर जो सी है वो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है और A11 जो है 1331 आ रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5 देन A15 माइनस A11 इक्वल टू। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड देर आर ऑप्शंस 12, 15, 4, 20। हियर वी कैन राइट हियर A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D and A11 is equal to A plus 10D.
A11 is equal to A plus 10D. So we can write here, so A15 minus here is A15 minus A11. We have to find the value of A15 minus A11, and it is given that the common difference means D is 5. We can write here D is equal to 5. So A15 minus A11. A15, what is A15? That is A plus 14D. A plus 14D minus A11, and A11 is A plus 10D. A plus 10D. So A plus 14D माइनस, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ए और माइनस 10D, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया. अब आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 14D. तो 14 इंटू वैल्यू ऑफ D इज़ 5 माइनस 10D, द वैल्यू ऑफ D इज़ 5. सो 14 को मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना हो गया 70 माइनस 50, दिस इज 20. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. Students, sometimes before sometimes I send these questions to solve yourself. So I'm going to explain these 3 questions so that you can solve this kind of questions from your books. Question number 1, it is given that find PQR. Find PQR if it is given that the numbers P7, Q23, C are in AP. ये हमारे पास क्या है, AP में है, और क्वेश्चन AP जो गिवन है वो है P7, Q23 एंड C. ये क्या है आपका AP में है. हमें this is PQC. You write here PQ and R. PQ and R. PQ and R. Here I am going to change this. This is PQR. So we have to find PQ and R. Listen carefully. First of all, what is A1 here? This is A1 is P, and I have already told you that A1 and A is same. A2 is equal to 7. A3 is equal to Q. A4 is equal to 23. And A5 is equal to R. This is given. These are given here. A1 is P, A2 is 7, A3 is Q, A4 is 23, and A5 is R. So there are 2 numbers here and the rest are alphabets. यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर है, A2 और A4. तो A2 को आप क्या लिख सकते हो, A2 is equal to A plus D. A2 को क्या लिख सकते हैं, A plus D. अब ध्यान से देखो, A2 is equal to 7 है, तो A plus D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. इसको हम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्या है, A4 है, तो A4 को क्या लिख सकते हैं आप, A4 is equal to A plus 3D, और A plus 3D इक्वल टू क्या है, 23. यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, 23. ये आपका इक्वेशन 2 हो गया.
हम सिंपल लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, a प्लस d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 23। सॉल्विंग, आप अगर इक्वेशन 1 को माइनस कर दें यहाँ पे तो a से a कैंसिल हो गया, 3d से d कैंसिल हुआ, क्या हो गया 2d, और 27 से इट इज़ 23, इट इज़ 23 नॉट 27, यहाँ पे 23 है, गलती से मैंने 27 लिख दिया था। 2d इज इक्वल टू, तो 23 से 7 को माइनस किया 16, d इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। तो आपका जो d का वैल्यू आया वो कितना आ गया, 8 आ गया। d इज इक्वल टू आपका आ गया 8। आगे अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं कि पुटिंग d इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया था P7Q23R जो है AP में है, हमें PQR की वैल्यू फाइंड करनी है। A इज इक्वल टू A1 जो है वो P है, A2 7 है, A3 Q है, A4 23, A5 R है। वैसे ही हमने क्या लिखा, A2 इज इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 1। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A4 जो है 23 दिया है तो A4 को हमने 23 लिख लिया। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने यहाँ पे इक्वेशन सोल्व किया, D की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमने क्या किया, पुटिंग D इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस D, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A प्लस D इज इक्वल टू 7। अब a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a प्लस d की वैल्यू क्या है 8 है, इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 8, a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1। अब आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास आ गया a और आपके पास आ गया d। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a1, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, a1 इज इक्वल टू -1 और a1 क्या है p है, तो सो p इज इक्वल टू -1, ये आपका p निकल गया। उसके बाद फाइंड क्या करना है, q जो है वो a3 है, A3 is equal to A plus 2D. A3 is equal to A, that is -1 plus 2 into D की वैल्यू 8 है। A3 is equal to 8 to the 16 minus 1, ये आ गया आपका 15। तो A3 क्या है, A3 जो है वो Q है, तो आप क्या लिख सकते हैं, सो Q is equal to 15। आपको R निकालना है, तो A5 जो है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। जो A5 है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। यहाँ से A5 निकाल लीजिए, आपका R निकल जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लाइन्स, लाइन सेगमेंट, रेज, angles, types of angles. We are going to discuss some more angles. The first is complementary angles. First, we are going to discuss about the definition. Two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree. दो एंगल और दोनों का जोड़, two angle and sum of two angles is 90 degree is called complementary angles. Note, two complementary angles are called the complement of each other. Here example, angle measuring 60 degree, 30 degree are called complementary because
when we are adding 60 degree and 30 degree, it becomes 90 degree. If the sum of two angle is 90 degree, it is complementary angle. We will discuss more example. For example, if angle 1A is equal to 70 degree, then what will be its complement? And angle B is equal to 20 degree, then sum of angle A plus angle B is equal to 70 plus 20 is equal to 90 degree. It means sum of angle A and angle B is equal to 90 degree, then angle A and angle B are complementary angles and it is also complement of each other. Now I am going to ask the question. Suppose that there is an angle that is 50 degree and the question is what is the complement of 50 degree? Then we can say, you are right, we can say 40 degree. Complement of 50 degree is 40 degree. Next question. If anyone is asking what is the complement of 45 degree, then what will add in 45 degree to become 90 degree? अगर हम 45 में क्या ऐड करें, 45 में क्या ऐड करें कि वो 90 हो जाए, तो हम 45 में 45 ऐड करते हैं तो 90 डिग्री. तो 45 डिग्री जो है उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 45 डिग्री होगा. यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. एक ऐसा एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो आंसर आपका निकल के आएगा क्या? तो 45 डिग्री. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स. सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री. नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री. सेम वैसे ही जैसे सम ऑफ टू एंगल कितना? 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री, एंड सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री. टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल, angle measuring 60 degree and 120 degree. If we are adding 120 and 60, it become 180 degree. It means 60 and 120 are complement to each other and these are complementary angle. We will do some examples. Suppose that one angle is 130 degree. Then what will be its complement? Angle A is equal to 130 degree and angle B is equal to 50 degree. Then sum of angle A plus angle B is equal to 130 plus 50 degree is equal to 180 degree. It means angle A plus angle B are supplementary angle. Supplementary angle. Now I will ask the question. If there is an angle that is 70 degree, then what will be its supplementary? इसका supplementary क्या होगा? तो हमें ऐसा एक एंगल चाहिए जिसको जोड़े तो 180 के इक्वल हो जाए, तो आंसर होगा 110 डिग्री. यानी 70 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री है वो 110 डिग्री है. अगर कोई पूछे कि 170 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो हमें एक ऐसा एंगल चाहिए जिसको जोड़े तो 180 के इक्वल हो जाए, तो 170 का सप्लीमेंट्री हो जाएगा 10 डिग्री. अंडरस्टूड. अगर कोई पूछे कि 179 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1 degree. I hope you will understand. Students, now we are going to discuss some question related to complementary angles and supplementary angles. First we will discuss the question. Find the measure of an angle which is 30 degree more than its complement. क्वेश्चन में कह रहा है कि दो एंगल है जिसमें एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 30 डिग्री ज़्यादा है. क्या है? 30 डिग्री ज़्यादा है. अब इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट का सॉल्यूशन ऐसे लिख देंगे. लेट द मेजर ऑफ required
एंगल बी x डिग्री। अगर कोई एंगल x डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 90 है। तो क्या लिख लिया, लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल भी x डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज़्यादा है, 30 डिग्री ज़्यादा है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ये जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से क्या है, 30 डिग्री ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो कौन ज़्यादा है, ये कितना, इससे तो 30 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, x डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री ज़्यादा है किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट से, और कॉम्प्लीमेंट को माइनस किया तो किसके इक्वल होना चाहिए, 30 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लो, x माइनस 90 माइनस जो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई होगा प्लस x इज इक्वल टू 30 डिग्री। x और x एक तरफ हो गया, इज इक्वल टू जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं उनको आप एक तरफ करेंगे, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम एक तरफ कर सकते हैं। तो x और x 30 90 उधर गया तो ये हो गया प्लस 90 डिग्री। x और x को ऐड किया, 2x इज इक्वल टू 9 और 3 12, ये हो गया आपका 120 डिग्री। ये 2x डिग्री। अब इसको आप कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब क्या लिख दोगे यहाँ पे, सो the required angle is equal to 60 degree. Required angle is equal to 60 degree. I hope you can solve the next question. I have already sent to you, find the measure of an angle which is 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़। आप खुद से ट्राई करके देखिए, आंसर आप लोग भेज सकते हो पर्सनल सॉल्व करके। स्टूडेंट्स, yesterday one student asked question number 12 of question 4 of NCERT exercise 5.1 and question number 15. I have just arranged the NCERT book of Hindi medium, you can see here, because in lockdown I am in my village and there are some students of Hindi medium, so I am going to solve the question. 12 questions I have already solved once, एक बार मैंने सोल्व कर दिया है, दोबारा मैं फिर से सोल्व कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपको समझ में आ जाए जिन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा है। √2, √8, √18 एंड √32। ये जो √2 है ये हमारा √2 हो गया। √8 को सोल्व करना है, 8 क्लास में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 18 को सोल्व करेंगे तो ये 3√2 हो जाएगा। 32 को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे √2 है तो √2 हो गया। अब √4 है, √4 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2। √4 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2। अब दो का जैसे ही पेयर बनता है तो हम एक को बाहर लेके लेते हैं और ये रूट कैंसिल हो जाता है। इसके बारे में पढ़ना है, पावर्स वगैरह के बारे में, तो अभी फ़िलहाल आप पेयर बनाइए और दो में से एक को
दो में से जहाँ जहाँ पेयर बनता जाए एक एक को बाहर निकालिए, रूट आपका बनता जाएगा। फिलहाल समझने के लिए इसका पूरा एक कंसेप्ट है, उसकी अलग से क्लास लगा लूँगा टाइम मिलेगा तो। अब रूट 18 है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। रूट 18 को आप ऐसे 18 को अगर सोल्व करते हैं तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ये आपका 3 और ये 1 हो गया। हम 18 को क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 का बन गया तो 3 को एक को बाहर निकाल लिया और इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रह जाएगा। वैसे ही आप 32 को ट्राई करके देखिए। इस क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, D1 D2 और D3। तो सबसे पहले लिख लीजिए A1 इज़ इक्वल टू रूट 2, A2 इज़ इक्वल टू 2 रूट 2, A3 इज़ इक्वल टू 3 रूट 2 एंड A4 इज़ इक्वल टू 4 रूट 2। नेक्स्ट वी विल फाइंड D1 D2 D3। ये अगर D1 D2 D3 सब इक्वल आता है तो हम लिख देंगे कि ये AP में है, अगर नहीं आता है तो लिख देंगे AP में नहीं है। तो D1 इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1, देन D1 इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ D1 इज़ इक्वल टू A2, A2 इज़ 2 रूट 2 माइनस A1, A1 इज़ रूट 2। आप समझने के लिए ये समझो कि ये रूट 2 है, इसका मतलब 1 रूट 2 है, एक बार रूट 2 है, और यहाँ पे 2 बार रूट 2 है। तो 2 बार रूट 2 से एक बार रूट 2 माइनस करेंगे तो D1 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, सिर्फ रूट 2 आ गया, यानी एक बार रूट 2 आ गया। वैसे ही हम लिखेंगे D2 इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2, D2 इज़ इक्वल टू A3 हमारे पास है 3 रूट 2 माइनस A2, और A2 जो है वो 2 रूट 2 है, 2 रूट 2। अब D2 इज़ इक्वल टू 3 रूट 2 से माइनस किया 2 रूट 2, तो ये कितना आ गया, रूट 2 आ गया। एज इट इज़ जब आप D3 भी फाइंड करेंगे तो भी कितना आएगा, रूट 2 ही आएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि इट इज़ इन AP। ये हमारे पास क्या है कि ये जो है वो AP में है। आई होप you will understand. The question is find more 3 terms or 2 terms. So we have A4, we will find A5, A6 and A7। वो आपको अच्छे से आता है अगले टर्म्स को निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और 73 का स्क्वायर ये सिर्फ 73 है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 1 से अगर 5 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 24, 25 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, यानी इन दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 है। इस दो के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो भी 49 से 25 को माइनस करो, ये भी कितना होगा 24 होगा। इसमें से आप माइनस करके देखिए, ये भी कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो ये क्या है AP में है, और अगला जो 2 टर्म है वो आप लोग फाइंड कर लो। पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर सोल्व करना है। इसका स्क्वायर सोल्व कर लिया, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो कितना है 73। अब ये आपका निकल गया। अब यहाँ से D1 D2 D3 निकाल लीजिए। अगर सब इक्वल आ रहा है तो लिख दीजिएगा AP में है, नहीं आ रहा है तो AP में नहीं है।